अब आप मुझे कुछ इक्वेशंस वापस लिखाएंगे। सबसे पहले तो इन आरएनएस का इक्वेशन बता दो, बार बार लिखो आप, आपको याद भी तो होना है ना। ये हो गया। इसके अलावा इसको उसमें कन्वर्ट कर दें नेचुरल लॉग में। नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए। इसके अलावा इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दें। लॉग के इज इक्वल टू क्या है भाई, बताना जरा। माइनस ई ए अपॉन, हाँ यस यस यस, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। वेरी गुड वेरी गुड। प्लस आपका log a। ये तो हो गई आरएनएस की कुछ इक्वेशंस, बेचारे ने अच्छी अच्छी इक्वेशन दी है। ठीक है, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, log k इज इक्वल टू आपका ये क्या है, ठीक है वो कोई बात नहीं, वो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, ओके यस। इसके अलावा एक एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का कंपैरिजन मेथड वाला क्या था भाई, log k2 डिवाइडेड बाई k1 है, उसके अलावा EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। इसमें ब्रैकेट में क्या आएगा फटाफट बता दो मुझे। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। यस हो गया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन सारे याद रखने हैं। इस पूरे कंटेंट पे जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो इन्हीं 4-5 इक्वेशन के बेसिस पे होगा। इन 4 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिखना सीख लो, समझना सीख लो, इनमें कौन कौन से फैक्टर हैं वो सीख लो। हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ और अब आप लोग एक्सप्लोर करने वाले हो आज के न्यूमेरिकल्स। चलते हैं, यही है। वेरी गुड, चलते हैं। क्या हमारा मेजर टॉपिक यही है, देखना जरा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बता दो, यही है ना? ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ सर। मेजर टॉपिक हमारा यही है। फिर इसमें आरएनएस आया, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आई, इसमें छोटे छोटे आते गए। ठीक है, मेजर टॉपिक हमारा यही है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64। आप बस देखते जाओ, पढ़ते जाओ और सोल्व करते जाओ। अच्छा 64 के लिए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पढ़ के इसका आंसर बता देंगे। बता दो 64। यस फटाफट। Will the rate constant of a reaction depends upon T if activation energy of reaction is 0? बताओ, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी तो क्या ये उस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सारा हाँ सारा गेम ही एक्टिवेशन एनर्जी का है। टेम्परेचर का जो रोल है ना, बेसिकली टेम्परेचर क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एलिजिबल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एनर्जी बैरियर है। यदि एनर्जी बैरियर ही नहीं रहेगा तो टेम्परेचर का इफेक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो वो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा यदि एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो। यस, एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, कोई बात नहीं, कर देंगे भाई। 67, अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो गया। 67, अब आप लोग इसको यहां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको लेकर जा रहे हैं हमारी जगह। ओके, देखते हैं इसमें क्या होता है। यस यस, फटाफट बता दो जल्दी से। अरे रे रे, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है ये तो। नेचुरल लॉग और 1/t के बीच में ग्राफ अभी तो किया हमने। व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड ये बता दो भाई, अब तो बताना ही पड़ेगा। यस लॉन ए इंटरसेप्ट है। क्या हुआ? लॉन ए इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए, राइट? सही बात है क्या? यस सर। तो ये दूसरा वाला बता दो, स्लोप और ए में रिलेशन क्या है? माइनस आएगा क्या, माइनस ए डिवाइडेड बाई आर टी। 2.303 तो नहीं आएगा ना? तो ध्यान रखना, जब वो log के और 1/t के बीच में ग्राफ होगा ना, तब आएगा वो 2.303 डिवाइडेड बाई आर टी माइनस ई ए, और ये है स्लोप।
ये तब होगा जब आपका log k है। ये जो ग्राफ है वो नेचुरल log k के बीच में है, ये देख लो, पहचान लो इसको, दोनों ग्राफ किए हैं हमने, है ना। तो ये एक वाला है, तो कोई बात नहीं, ये ग्राफ में से था एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था भाई, हमने इसको न्यूमेरिकल समझ लिया, कोई बात नहीं। तो हाउ डज द, हाँ अब 68 तो आप कर ही सकते हो, 68 फटाफट, 68 मेरे साथ पढ़ो जरा। हाउ डज ए चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बता दो भाई। टेम्परेचर में कैसे चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है? टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर? डबल हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आपको यही लिखना है कि ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल और इवन मोर ऑन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री। ठीक है, एवरी 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ओके, हाउ कैन दिस अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। ये लो भाई, इसको जरा पढ़ना, ये तो बड़ा गजब का क्वेश्चन है, ये इसे कहते हैं एनसीईआरटी। हाउ कैन दिस इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बी रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। बताओ क्वांटिटेटिवली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? सर आरएनएस इक्वेशन। हाँ, आरएनएस इक्वेशन से, और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमने भी लिखा है। आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ खास बातें हैं जो हमने कल लिखी है ना, और वो हमने कहाँ से ली है ये आपको पता चली गया, क्योंकि ये क्वेश्चन लैंग्वेज में से क्वेश्चन है, एज इट इज इन्होंने उठाया है। ये देखो आरएनएस इक्वेशन से जो हमने लिया, सबसे पहला पॉइंट यही है, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली, by RNS इक्वेशन। तो RNS इक्वेशन बेचारे ने ये काम किया है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे दिया कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था 68। चलो 69 बता सकते हो क्या आप? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन केमिकल रिएक्शंस। बताओ फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्टिवेशन एनर्जी की कैसे बताओगे? डायग्राम याद तो है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ए रिएक्शन, ये वाला जो मैंने अभी बना दिया है, देखना जरा। इसमें आपको बताना है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। कोई भी रिएक्शन बिना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कंप्लीट नहीं होगी, मतलब रिएक्टेंट हैज टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, और उसके लिए इनको क्या चाहिए, उसके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देखो कर्सर को देखो, इतना इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, यही तो होती है एक्टिवेशन एनर्जी जो मैंने बना दिया, बताना जरा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं है, बताओ। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही हो गया कि आपको मतलब बिना एक्टिवेशन एनर्जी अचीव किए, यानी कि द मॉलिक्यूल्स विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ओके, और द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज द एक्टिवेशन एनर्जी ओनली दे कैन फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट। तो यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है एक्टिवेशन एनर्जी का। ये आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्यों जरूरी है। विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी नो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? तो एक्टिवेशन एनर्जी का यही फिजिकल सिग्निफिकेंस है। आपको ये जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है ना, हम लोगों ने कल बनाया था, बनाया तो था, कहीं ना कहीं बना होगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये लो, ये आ गया ना एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हमने जो ग्राफ बनाया था, ये आपको ग्राफ बना करके सारी जो स्टोरी है वो बतानी है। ठीक है, कहाँ है, यहाँ है, ये लो भाई। विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम आपको बताना है रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का क्या रोल है भाई? बिना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बनना ही बनना है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी का स्पीसीज है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन में, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शियल फॉर्म्ड होते हैं, पार्शियली ब्रोकन और पार्शियली फॉर्म्ड। जो नए बनने वाले बॉन्ड हैं वो पार्शियली फॉर्म्ड होते हैं, जो टूटने वाले बॉन्ड हैं पुराने बॉन्ड वो पार्शियली ब्रोकन होते हैं, मींस पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट। उसके बाद में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट बनाता है। तो इसका आप रोल कैसे बताएंगे? इसका आपको रोल यही बताना है कि विदाउट formation of activated complex reactant cannot be converted into product। इसमें हो ही नहीं सकते,
तो एक तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और रोल ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये इनका आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है, दोनों का इसी डायग्राम के बेसिस पे आएगा, रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम ऑफ ए रिएक्शन, जो हमने पिछली क्लासेस में किया है। अब आया है भाई न्यूमेरिकल, इसको जरा पढ़ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो समझोगे। पढ़ो। यस, पढ़ो भाई फटाफट इसको पढ़ो। ये न्यूमेरिकल है, कभी तो आया हुआ ही है। रेट ऑफ मोस्ट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन देयर टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 से 308, यानी कि कितना 10 डिग्री, राइट, 10 केल्विन, एक ही बात है। ठीक है, कैलकुलेट देयर एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि हमने डेफिनेशन में 10 डिग्री राइज लिखा है और यहाँ पर 10 के है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे नहीं सर ये तो अलग अलग होता है केल्विन और सेंटीग्रेड में। तो किसी को कंफ्यूजन है तो बोल दो, नहीं हम आगे चलते हैं। सर मेरे को है सर, वैसे है बेसिकली देखो, ये जो वैल्यू है 10 डिग्री, ये डेल्टा टी है, यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस है, यानी कि T2 माइनस T1। अब ये जो T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू, ये चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, इनका डिफरेंस तो आएगा डेल्टा टी, क्या आएगा 10 ही आएगा। बात सही है कि नहीं है? जैसे इसका 308 माइनस 298 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दो, इसको भी कर दो, उनका डिफरेंस ले लो, वो भी 10 है। इसलिए ये बेसिकली जो है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, ये वैल्यू नहीं है ना, T1 T2 तो हमारे दूसरे हैं, ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस। ओके, तो ये 10 के से इन्होंने राइज किया, 10 डिग्री से राइज किया। ओके, अब अच्छा एक्टिवेशन एनर्जी, और इसने कुछ ही नहीं बताया, ये लो भाई। तो आपको इतना तो पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ना, log K इज इक्वल टू, नहीं ये तो नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी का है K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R, और ये आपका T2 माइनस T1 और T1 T2। सही बात है ना? आगे चलें। अब इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है बताओ? द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ओके, तो T1 दे दिया, T1 कितना है पहचानना जरा, 298 है ना, T2 क्या है 308 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें और किस किस की वैल्यू चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए? R की वैल्यू तो हमें उसमें दी हुई है न्यूमेरिकल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें? K1 K2 की वैल्यू चाहिए ना। तो बता दो फिर K1 K2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। अच्छा, रेट डबल हो जाता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि K2 और K1 में ये रिलेशन है, K2 इज इक्वल टू 2K1। बता दो जरा, सही बात है कि नहीं है? Yes, sir. K2 इज इक्वल टू 2K1, क्योंकि K1 क्या है, T1 पे जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, T2 टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, और T2 वाला जो है वो डबल हो गया, क्योंकि ये जो T1 से लेकर के T2 के बीच में डिफरेंस 10 डिग्री है। ओके, तो ये डबल हो गया, इसका मतलब K2 K1 का डबल हो गया। ठीक है, तो K1 K2 का डबल हो गया, इसका मतलब K2 इज इक्वल टू 2K1 है ना। अब हमें आएगा मजा, देखना जरा। log हो गया, K2 की वैल्यू आपने लिखी 2K1 और नीचे लिखा आपने K1। देख लो, इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी आपको, लेकिन फिर भी इन्होंने आपसे न्यूमेरिकल करवा लिया। ये आपको कैलकुलेट करना है, 2.303 उसमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 8.314 R की वैल्यू आपको पुट करनी है, और यहाँ पर न्यूमेरिकल में 308 माइनस T1 आपका 298, और आपको यहां लिखना है 308 मल्टीप्लाइड बाई 298। हो गया? इतने में किसी को डाउट है क्या? बताना जरा, जो मैंने किया है वो फटाफट बता दो, आगे चलते हैं। नो सर। कोई डाउट नहीं है, तो ये K1 कट गया, log 2 रह गया। बताओ तो कितना इजी है। ठीक है, log 2 रह गया। ओके, और log 2 को भी आप कहो तो इसको और फर्दर सोल्व कर दें, 0.3010 कर दें ये log 2 की वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल टू आपका EA डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड 8.314
और इसमें क्या रह गया, इसमें आपका आ गया 10 ऊपर और 308 मल्टीप्लाइड बाई 298 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, बताना जरा। ये ही तो कैलकुलेट करना है। तो ये की वैल्यू, ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत लंबा होने वाला है। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 308 मल्टीप्लाइड बाई 298, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। ये लो भाई, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करो और मजे करो। समझ में आया कि नहीं आया? है ना आपका टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल? कर लेंगे सर अब तो। लेकिन आपको एनालॉजी समझ में आ गई, प्लानिंग समझ में आ गई कि इसने K1 K2 की वैल्यू आपको दी नहीं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल सोल्व करा लिया, बताओ, है ना इंटेलिजेंट? यस, कोई बात नहीं, तो हम भी इनसे कम नहीं हैं, इसलिए हमने भी इसको सोल्व कर दिया। चलते हैं वापस वहीं पे जहां पर हमें जाना है, और हम आ गए। अब आया है क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये है क्वेश्चन, तो बाकी तो सब यूं ही थे, और क्योंकि ए लो भाई 2020 में भी आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हमसे। ठीक है, ओके, तो इसको लेते हैं यहाँ पर, आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फटाफट मुझे बताएंगे इसको करना कैसे है, क्या करना है आखिर इसमें। फटाफट पढ़िए 2020। The rate constant for the first order decomposition of N2O5, ठीक है। अच्छा, ओ माय गॉड, के की वैल्यू उन्होंने दे दी, और फिर क्या पूछा है ये, और क्या पूछ लिया, रेट कांस्टेंट के भी, बड़ा जबरदस्त है भाई। अच्छा, टी हाफ भी दे दिया, ये लो, टी हाफ से भी कोरिलेट कर दिया इसने, इन्होंने क्वेश्चन को, समझ में आया? टी हाफ इन्होंने उठा लिया है। तो अब ये क्या बोलते हैं, ये तो इंटरडिसिप्लिनरी न्यूमेरिकल हो गया। एक्टिवेशन आरएनियस इक्वेशन को इन्होंने उससे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है ना, वहां ले गए ये सीधा। यस, बताओ भाई, बताओ फटाफट। नहीं आ रहा क्या समझ में, मैं बता दूं? के की वैल्यू क्या है, जरा देखना। के की वैल्यू, जिसको मैं एकदम क्या बोलते हैं राउंड कर रहा हूं, वो देख लो, ये के की वैल्यू है। और आपको आरएनएस इक्वेशन पता है क्या? के इज इक्वल टू, बताना जरा, ए एक्सपोनेंशियल ई ए माइनस आर टी। ये लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इन आरएनएस इक्वेशन को और ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको कंपैरिजन करेंगे हम, इसको कंपैरिजन करेंगे। इसका मतलब वो ये जो गिवन इक्वेशन है वो आरएनएस इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, जहां पर वैल्यू पुट की हुई है, जहां पर वैल्यू पुट की हुई है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अब आप मुझे दोनों का कंपैरिजन करके एक ही वैल्यू बताओ, एक ही वैल्यू बताओ, दोनों का कंपैरिजन करके फटाफट। एक ही वैल्यू आपकी 2.5 इंटू 10 टू पावर 14 S-1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? तो अब Yes, sir, हो आप, गया। हाँ, अब आप मुझे ये जो आपका -25,000 आ रहा है के, ये देखो जहां मैं गोला कर रहा हूं, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये आप मुझे बताएंगे। अब ये किसकी वैल्यू है, इसी इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे तो। सर ये वैल्यू है माइनस ई ए की। हाँ, यस 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 यस, -25,000 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू है, क्योंकि टी तो सेपरेट है ना, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या है, देखो इसकी वैल्यू आ गई ना, वो माइनस ई ए बाई आर की वैल्यू आ गई ना, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा। हाँ, तो माइनस माइनस हटा देते हैं, दोनों तरफ माइनस है, ये लो, हो गया। तो इसका मतलब अब आपको ई ए कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, ई ए इज इक्वल टू, ई ए इज इक्वल टू, लेकिन आपको आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बताना जरा। Yes. 25,000 मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू क्या है, अब तो कोई भी कर सकता है, बच्चा बच्चा ही कर देगा आपको। बात समझ में आ गई? आर की वैल्यू आप लिखोगे 25,000 इंटू 8.314 इज इक्वल टू, जो भी आएगा वो आपका ई हो जाएगा। हो गया कैलकुलेट। ये देखो कैसे कराया इसने, है ना, एकदम आपको धोखा देने वाली बात है ये, है ना, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये हमें पता चल गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कोई बात नहीं। रेट कांस्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यदि टी हाफ गिवन है तो? ये तो कोई भी कर सकता है, ये आपको पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। की वैल्यू कहाँ है,
अच्छा के की वैल्यू नहीं, हमें तो के की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, तो के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ हो गया। वैल्यू रख दो 0.693, टी हाफ रख दो 300 क्या है मिनट। ओके यस हो गया। इनको सोल्व कर दो भाई, के की वैल्यू आ गई। दोनों आपको समझ में आए कि नहीं आए? क्या ट्रिक लगेगी इसमें बताना जरा। ये एकदम डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, आपको अलग सोचने के लिए मजबूर करता है ये, है ना, कि ये आखिर आया कैसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताना जरा। और अब यदि आपको समझ में आया भी है या नहीं भी आया है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एक सेम टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, सेम टाइप का जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर बोल देता हूं मैं आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ क्या है, सेम टाइप का। उसमें भी ये कंपैरिजन करा रहा है, जो हमने कंपैरिजन किया ना अभी, ये देखो, ये देखो एकदम गड़बड़ क्वेश्चन है, एकदम गड़बड़ है। ठीक है, यस, यहां से हम इसको उठा लेते हैं, आर की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। ओके, अब आपने जितनी भी इक्वेशंस लिखी है ना, आप इसको कंपेयर करेंगे, फटाफट फटाफट कंपेयर कीजिए इसको। इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये लो भाई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दे दी। कौन सी इक्वेशन है ये देख लो जरा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। यस, ये log k की वैल्यू है। log k की कौन सी इक्वेशन आपको ध्यान है बताओ जरा, log k की कोई भी इक्वेशन ध्यान में है तो बताओ। log k इज इक्वल टू 14 माइनस ई अपॉन 2.303 RT प्लस log ए, a। यही है ना। इस इक्वेशन को हम रीराइट कर दें, देखना जरा, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 RT। बताओ मैंने रीराइट सही किया है क्या? बताओ सही यस किया है सर, क्या? और ये भी बताओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है क्या? बताओ जरा। यस सर सेम है। बस बस आपको ये पहचानना है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए कहता हूं कि सारे इक्वेशंस आपको ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अब तो इसको कोई भी सोल्व कर देगा। अब जरा मुझे बताओ, log a की वैल्यू तो आपको 14.2 पता ही चल गया, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसने कैलकुलेट किसकी वैल्यू कराई है? EA की। ठीक है, EA की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। EA इज इक्वल टू, नहीं ये नहीं आएगा, 1.0, 1.0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4। ये किसकी वैल्यू हो गई भाई बताओ जरा, इक्वेशन से देख करके बताओ किसकी वैल्यू हो गई। सर सर ये हो गई ई ए अपॉन 2.303 R की वैल्यू। आर की वैल्यू हो गई, ये लो, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R। ये आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फिर लिखेंगे ऑन कंपैरिजन विद इक्वेशन 2। आपको ये डेटा मिला। अब आप ये की कैलकुलेट, अब तो कोई कोई भी कर सकता है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते बताओ जरा। 10 टू पावर 4, 2.303 इंटू 8.314, कर सकते हो ना, आर की वैल्यू लिख दो। तो ये हो गया। ये देखो कितना डिफरेंट ट्रीटमेंट लिया इन्होंने, कितने डिफरेंट क्वेश्चंस हैं ये। अब फिर इसने वही क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, हाफ लाइफ ये है, तो ये भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है ना, वापस वही, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। इसमें आप टी हाफ रखो 200 मिनट और वो कैलकुलेट कर दो। बताओ कुछ समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर इस इक्वेशन में कैपिटल के, कैपिटल, सर कैपिटल के क्या है इसमें जो सर लास्ट में दिया हुआ है इस इक्वेशन वो में? इसमें यूनिट दी हुई है, वो इसमें टेम्परेचर की यूनिट, ये मतलब इनको आप इन सबको आप काटापीटी करेंगे ना, ठीक है, तो के बचेगा। यस बात सर। समझ में आई? वो के बचेगा, इन सबको आप काटापीटी करेंगे तो, है ना। यस, वो केल्विन है। अब हम लेते हैं दूसरे कुछ क्वेश्चंस, हमारे पास और हैं, फटाफट, है ना। आपको उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पा रहा हूं। और देखो न्यूमेरिकल है ना, ये करना बहुत जरूरी है ना। न्यूमेरिकल ही जरूरी है। अब बताओ, ये न्यूमेरिकल आप सोल्व नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि इस इक्वेशन का भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये देखो, ये 79 क्वेश्चन जरा पढ़ना, 79 जरा पढ़ना, ये और भी इंटरेस्टिंग है। 79
एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने कैलकुलेट करवाई है हमसे। व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड लॉग के, अच्छा लॉग वाला ग्राफ यूज लिया है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप इतना दे दिया। अब बताओ ये कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ जरा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? हमने कोई ये का फॉर्मूला लिखा है क्या स्लोप के बेसिस पे? यस सर, माइनस स्लोप इंटू 2.303 इंटू आर। उससे आपका सीधा ये आ जाएगा। तो इन्होंने पूरा घुमाया है लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन किए नहीं थे। ये 71 कर लिया था, लेकिन हमने 72 कहाँ गया 72 भी कर लिया था। ये अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कौन सा 73। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बिकम्स 4 टाइम, अच्छा 4 टाइम, ओके, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313, कितना डिफरेंस है बताना जरा, बता दो। T2 माइनस T1 कितना हो गया 20, राइट, 20 हो गया ना, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये लो एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है, कर सकते हो क्या? इसमें आपका K2 इज इक्वल टू 4 K1 हो गया, क्योंकि रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है, किसके साथ बताऊं आपको, अभी बताता हूं, आप लोग भी क्या याद करोगे। 71 के साथ सेम है। 71 हमने अभी भी किया है ना, डबल वाला, ये देखो बिकम्स डबल, उसमें हमने क्या रिलेशन लिया था, K2 इज इक्वल टू 2 K1, राइट, और फिर उसको मान करके हमने वो हमारा log 2 आ गया था, फिर इनका आप रेशो लोगे तो log 2 को लेकर को हमने अभी न्यूमेरिकल सोल्व किया है ना। ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल है 72 नहीं, कौन सा है 73, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। यहाँ पर आपको log 4 आएगा, log 4 की इन्होंने वैल्यू दे दी आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा, कौन सा न्यूमेरिकल है पकड़ में आ गया आपके? ये वाला न्यूमेरिकल है, ये वाला है ना। सेम आपको ये की वैल्यू एज इट इज रखनी है, बस आपको यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस 10 है, वहां 20 आएगा, और यहाँ log 2 की वैल्यू है, यहाँ log 4 की वैल्यू आएगी इस न्यूमेरिकल में। बाकी अच्छा ये भी तो चेंज होंगे, ये आपका 303 और वो कितना है T1 T2, ये भी चेंज हो जाएगा, सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। सेम टाइप आप यहाँ log K2 बाई K1 करेंगे, फिर आप यहाँ पर 4 K1 डिवाइडेड बाई K1 करेंगे, K1 कट जाएगा, log 4 बच जाएगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपका इस तरह से होगा 73। अब देखो भाई, आप सोचोगे ये है असली न्यूमेरिकल, तो 74 इसको पकड़ करके बताओगे तब मानूंगा कि आपने कुछ पढ़ा है, अदरवाइज तो बात इसका मतलब ऊपर से जा रही है। ये क्या हुआ, ये दूसरे टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी आ गए हमारे सामने, कोई बात नहीं, इनको डिस्कस करते रहेंगे। ये लो, इसको समझ करके मुझे फटाफट प्लानिंग बताओ, फटाफट। इसको समझ करके फटाफट मुझे प्लानिंग बताओ, जल्दी करो। कर सकते हो क्या? कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। देखते हैं कौन कौन जुड़ा हुआ है। कुछ लोग जुड़े हुए हैं अभी तक, दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद मी एंड सम पीपल हैव लेफ्ट। यस, बताओ भाई। दोनों टेम्परेचर पे T हाफ दिया हुआ है, तो दोनों का K निकाल लेंगे और सर उसे यस यस, वेरी गुड, यही इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। हमेशा ध्यान रखना जो आपका ये कैलकुलेट करने की इक्वेशन है वो आपकी ये है, जरा देखना स्क्रीन पे, है ना। K2 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू आगे क्या आएगा, ये डिवाइडेड बाई 2.303 आपका R, और T आएगा आपका T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2,
ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखो आपको K1 और K2 पता होना चाहिए, T1 और T2 पता होना चाहिए। ये चारों आपको पता है तो आप लोग EA कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब आप इसमें जैसे EA कैलकुलेट करेंगे तो T1 T2 तो आपके पास है, लेकिन K1 K2 आपके पास नहीं है ना। नहीं, इसने यहाँ पर कोई हिंट दिया है कि भाई वो डबल रेट बढ़ गई या 4 टाइम बढ़ गया, ऐसा कोई हिंट भी नहीं दिया इसने। ठीक है। तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसने यहाँ पर ये एक अच्छा सा हिंट दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% कंप्लीट्स इन 40 मिनट। ठीक है ना। एंड इन 20 मिनट एट के, अच्छा इतने टेम्परेचर पे 50% कंप्लीट होती है 20 मिनट में, और 300 टेम्परेचर पे 50% कंप्लीट होती है 40 मिनट में। तो इसने टी हाफ दिया है ना। T1 जो है ना आपका एट 300 के, इस पे आपका टी हाफ दिया है कितना, 40 मिनट। ठीक है। और एट 320 के आपका टी हाफ दिया है क्या, 20 मिनट। अब आपको कुछ ही नहीं करना, आपको दोनों टी हाफ वैल्यू से आपको K1 K2 निकालना है। ये तो हो गया आपके T1 पे डेटा, ये हो गया आपके T2 टेम्परेचर पे डेटा। ठीक है। तो आपको निकालना है K1, आपको निकालना है K2। K1 क्या आ जाएगा आपका 0.693 डिवाइडेड बाई आपका ये टी हाफ फर्स्ट क्या है, टी हाफ फर्स्ट आपका 40। इनको सोल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी K1 की। इसी तरह से आपकी वैल्यू आएगी K2 की, और उस K1 और K2 की वैल्यू को आप इस न्यूमेरिकल में यूज लेंगे और आप ये की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। आपको बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। इसने अलग ट्रीटमेंट अपनाया है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है। तो न्यूमेरिकल को सबसे पहले समझना जरूरी है, और वो हमें तभी समझ में आएगा जब बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग होगी किसी भी इक्वेशन की। राइट। ये समझ में आया या नहीं आया? जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो बताओ। यस सर। समझ में आ गया कि टी हाफ के डेटा का हमें करना क्या है। 2 टी हाफ दिए हुए हैं तो K1 K2 कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में इस न्यूमेरिकल में रखना है। उसके बाद तो वैसे ही प्रोसीजर है जैसे बाकी केसेस में, है ना। तो इसी के साथ ये जो हमारी क्लास है वो हम करते हैं खत्म, और अब हमारे केवल 2 थ्योरेटिकल